से आप सबका हमारी फिजिक्स क्लास के अंदर। पिछले क्लास में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस देख लिए थे, राइट। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। आज की क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस है वो देखने वाले हैं, राइट। तो हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल limitations of DA, that is dimensional analysis. तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने कर लिया था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है, वो क्या क्या है वो अब इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एक लिमिटेशन है, वो ये है कि जब किसी इक्वेशन के अंदर कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स बोलते हैं, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स है उसकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जब हमें दिया है, फर्स्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द व्हाट वी कैन से लिमिटेशन, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट लिमिटेशन है, द वैल्यू ऑफ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट cannot be obtained using the dimensional analysis। वापस रिपीट करता हूँ, the value of a dimensionless constant in a equation cannot be obtained using the dimensional analysis। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लिखते हैं हाफ mv², और लेट्स से टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है इट इज गिवन बाय 2π √L/g। तो यहाँ पे ये जो 2π है या फिर यहाँ पे हाफ है, ये क्या है, दिस टू आर द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। क्या है ये, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है, तो इनकी वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस से निकाल नहीं सकते। वी कैन नॉट गेट और वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डायमेंशनलेस कांस्टेंट बाय डूइंग द डायमेंशन एनालिसिस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स ओनली। So the only solution is experiments. We cannot get it directly. इसका second application है, what is second limitation क्या है इसका? second limitation ये है, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है या फिर कोई रिलेशन है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, तो ऐसे रिलेशन को आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते हो, राइट। सो मैं बता देता हूँ लिमिटेशन, द इक्वेशन और एक्सप्रेशन और अ रिलेशन containing logarithmic terms, exponential terms or trigonometric terms cannot be obtained using the dimensional analysis। so example, इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, if I write y is equal to a sin of omega t plus alpha, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव, राइट, इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग, ठीक है। तो उसका वेव है, तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक व्हाट वी कैन से टर्म है, तो ऐसे ऐसे जो टर्म्स होते हैं ये वाले रिलेशंस हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन है इसका, क्या है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसके अंदर ऐसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस है, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस को भी हम के अंदर भी हम ये डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट यूज द डायमेंशनल एनालिसिस इन केस ऑफ अ इक्वेशन कंटेनिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज अ डायमेंशन विच हैज डायमेंशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल में सीखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज गिवन बाय m1, अगर ये m2 है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है। m1 m2 क्या है, ये दो पार्टिकल का मास है।
इस केस में ये जो g है हमारा, तो g हैज डायमेंशंस, इसके क्या है, डायमेंशंस है। तो डायमेंशन होने के कारण यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर पाते। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, तो ये दिया जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे भी जो एप्सिलॉन नॉट है इसके डायमेंशंस है, तो ऐसे केसेस में हम डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे डायमेंशन है वहाँ पे उसका यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो और एक लास्ट इसका लिमिटेशन है, वो क्या है, तो वो ये है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², तो इस इक्वेशन के अंदर हमने ये डिराइव भी किया था, हर एक टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये वाला एक टर्म है, ये तीनों टर्म्स के जो डायमेंशन है वो सेम है एंड देयरफॉर दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन ये न्यूमेरिकली करेक्ट है क्या, यस, इस केस में ये है। लेकिन इफ आई राइट s इज इक्वल टू ut प्लस AT², अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये न्यूमेरिकली कैसे है, इट इज न्यूमेरिकली रॉन्ग, न्यूमेरिकली रॉन्ग है ये। तो these are the some limitation, these are the 4 limitations of डायमेंशनल एनालिसिस। कौन से, जो हमने अभी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। फर्स्ट क्या था, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच डज नॉट हैव डायमेंशंस, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। सेकंड हमने डिस्कस कर लिया था, अगर ऐसा इक्वेशन है हमारे पास, रिलेशन है हमारे पास जिसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है या फिर लॉगरिथमिक टर्म्स है या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, तो वो इक्वेशन भी हम क्या नहीं कर सकते, डायमेंशन एनालिसिस वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। थर्ड वाले में मैंने बताया कि अगर ऐसा कांस्टेंट है आपके पास जिसके डायमेंशंस है, in a particular equation if you have a proportionality constant which has dimensions, so there you cannot use this dimensional analysis। और इसका लास्ट है, equation may be dimensionally correct but it need not to be numerically correct, ठीक है, न्यूमेरिकली वो गलत भी हो सकता है। तो ये 4 इसके क्या है, ड्रॉबैक्स है या फिर लिमिटेशन है। नाउ इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है, वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और अगले क्लास के अंदर हम एरर्स डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें डिस्कस करना है एक छोटा टॉपिक जिसका नाम है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है। सो सबसे पहले एक्यूरेसी का मतलब क्या है, सो कुछ लोग बोलते हैं नो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू है वही वैल्यू आपकी ऑब्जर्वेशन की है या फिर रीडिंग की है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्टिकुलर स्केल दिया है और उस स्केल का सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, सॉरी उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और आपने फाइंड कर लिया और आपका आ गया, कितना आ गया आपका, जैसे आपका रीडिंग आ गया 9.95 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है क्या, आपका आंसर करेक्ट नहीं है बट रॉन्ग है क्या, तो वी कैन से यस रॉन्ग है बट एक्यूरेट से थोड़ा सा कम है। इसकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 99.5% इसकी एक्यूरेसी, मतलब थोड़ा सा वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज यूर रीडिंग इज टू द गिवन वैल्यू या फिर एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज यूर रीडिंग और मेजरमेंट इज
to the actual or given value. So that is called as accuracy. Second is precision. ये precision क्या होता है? Precision का मतलब होता है precise, और precise का मतलब होता है वही चीज बार बार रिपीट हो जाना. अगर आप कोई रीडिंग ले रहे हो और वही रीडिंग आपकी क्या आ रही, बार बार आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? योर प्रिसीजन इज करेक्ट, यू आर गेटिंग द प्रिसाइज वैल्यू. मतलब वही वैल्यू अगर आपको बार बार मिलती है तो वी कैन से इट इज अ प्रिसाइज वैल्यू और इट्स अ प्रिसीजन, राइट. और थर्ड है अनसर्टनिटी. अनसर्टनिटी का मतलब होता है, अनसर्टनिटी का मतलब होता है एरर. आपका जो रीडिंग है या फिर मेजरमेंट है उसके अंदर कितना एरर है, अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई आपकी तो उसमें कुछ एरर है और उसको क्या बोलते हैं? अनसर्टनिटी. तो ये अनसर्टनिटी के किसके कारण होती है? व्हाट आर द रीजंस? ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल अनसर्टनिटीज? सो देयर आर एक्चुअली 4 पॉसिबल अनसर्टनिटीज. 4 पॉसिबल अनसर्टनिटीज. तो कौन सी ये 4 पॉसिबल अनसर्टनिटी? सबसे पहले है, क्या है सबसे? द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अगर आपका एरर आ रहा है, आपका रीडिंग रॉन्ग आ रहा है, तो इसका मतलब ये 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है. सबसे पहला आंसर सॉरी उसका जो रीजन होगा वो क्या होगा? दैट इज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, वो अच्छा है क्या? ठीक है, उससे आप अच्छे से मेजर कर पाते हो क्या? फॉर एग्जांपल अगर आपको करंट मेजर करने के लिए कोई एमीटर दे दिया और वो एमीटर क्या करता है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने के बाद भी वो बहुत कम रीडिंग देता है, तो इसका मतलब वो आपका रिजल्ट कैसा आएगा? रॉन्ग आएगा. उसमें अनसर्टनिटी रहेगी, एरर रहेगा. किसके कारण? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण, उस एमीटर के कारण. ठीक है. सेकंड इज skill of a person. Performing experiment. जो आदमी, जो व्यक्ति वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके स्किल्स क्या है उसमें, वो कहाँ कब से कर रहा है, उसको ट्रेनिंग मिली थी क्या, उसको रीडिंग लेना आता है क्या? अगर उसको रीडिंग ही नहीं लेना आता और वो रीडिंग ले रहा है तो उसके इसमें उसका जो आंसर आएगा, उसकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? इट विल बी अनसर्टन. उसके अंदर एरर रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर सिंपल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो? बाय मेजरिंग द ऑसिलेशंस. कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं कितने सेकंड्स के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सिंपल पेंडुलम दिया है जिसके 40 ऑसिलेशंस होते हैं, 40 ऑसिलेशंस होते हैं, कितने टाइम के अंदर होते हैं? लेट्स से 20.5 सेकंड्स के अंदर. ठीक है. और किसी ने अगर मेजर कर लिया 40 ऑसिलेशंस कितने टाइम के अंदर? 20.25 सेकंड्स के अंदर. तो यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा. किसके कारण आ गया? बिकॉज ऑफ स्किल ऑफ दैट पर्सन. दैट पर्सन वाज नॉट एबल टू मेजर इट, टेक द रीडिंग प्रॉपरली. ठीक है. या फिर इसका और एक एग्जांपल दे सकता हूँ. जनरली केमिस्ट्री के अंदर यू हैव ब्यूरेट्स, पिपेट्स एंड ऑल. तो पिपेट से आप क्या करते हो? लिक्विड को ड्रॉप करते हो. तो जब ये ड्रॉप कर रहे हो, अगर कभी कभी 1 या 2 ड्रॉप के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, गलती से 2-3 ड्रॉप ज़्यादा डाल दिए तो उसमें भी क्या हो जाएगा? जो रीडिंग चेंज हो जाएगी. किसके कारण? स्किल ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. नाउ थर्ड, इसका जो थर्ड व्हाट वी कैन से अनसर्टेनिटी का कारण है वो है द मेजर्ड यूज फॉर द मेथड यूज फॉर द मेजरमेंट. वो मेजरमेंट के लिए कौन सी मेथड यूज की थी? ठीक है. तो सेम एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको. अगर पिपेट और ब्यूरेट जब आप केमिस्ट्री लैब के अंदर यूज करते हो और अगर टीचर ने कुछ अलग मेथड बताई, अगर आपने कुछ अलग मेथड फॉलो की, तो समटाइम्स इट मे हैपन कि आपका रिजल्ट आ जाए. कभी कभी आपको बीकर को पूरा वॉश करके लेना पड़ता है, पहले का पूरा क्लीन करना पड़ता है. अगर क्लीन नहीं किया, पहले का वैसे ही उसके अंदर रेसिड्यू है, आपने ऊपर से और सोल्यूशन डाल दिया, यू मे गेट द रिजल्ट्स, बट रिजल्ट्स विल बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि पहले का रेसिड्यू क्लियर नहीं किया था, मेथड प्रॉपर नहीं यूज की थी.
तो जो अनसर्टनिटी एरर्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेथड्स यूज फॉर मेजरमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मेथड है वो भी अगर रॉन्ग हो गई तो आपके आंसर्स रॉन्ग आएंगे। और जो लास्ट है, लास्ट अनसर्टनिटी का जो रीजन है वो ये है कि देयर आर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स विच मे अफेक्ट द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। factors affecting results of experiment। ठीक है। नाउ ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप वापस से वही फिजिक्स का एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको करंट मेजर करने के लिए बोला है और कुछ रेजिस्टेंसेस दिए हैं और उनको रेजिस्टेंस जो होता है एक कंडक्टर का, टेम्परेचर के साथ वो क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ गया, लैब के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और उसमें से कम करंट फ्लो करेगा। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जब कनेक्शन आपने कर लिए तो कनेक्शन आपने लूज कर लिए या फिर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई। So these are called as internal factors. So these factors, internal and external factors, they also affect the results of a measurement, right? So these are basically the 4 possible uncertainties which are associated with a result or measurement, right? Thank you so much. अगली क्लास के अंदर हम एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर का मेजरमेंट, एरर किस प्रकार के होते हैं एंड हाउ टू एस्टिमेशंस ऑफ एरर। ये जो टॉपिक है ये बाकी हमारा ये अगले क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।